नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आप सभी के पे क्विक ब्रेक बंसी में। और आज हम आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। वो है हमारा यानी निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी। एलपीजी होता क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी एलपीजी से पहले यानी हुआ क्या था। हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब आज़ाद हुआ तो इतनी अच्छी नहीं थी। उसको अच्छी लाने के लिए बहुत सी सरकारें भी आई। आपको पता है कि कांग्रेस सरकार ने खूब हमारे देश में राज किया है और उसने आते आते उसने बहुत कुछ किया देश के लिए। और बात आई सन 1991 की। सन 1991 में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री बीपी नरसिंह थे, तो उसके समय उनके समय में क्या हुआ, जब बीपी नरसिंह जो प्रधानमंत्री थे उस समय, और वित्त मंत्री कौन थे, वो थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अरे उनका फिर इन दोनों का क्या हुआ है उस समय, यानी जब इनकी सरकार थी बीपी नरसिंह की, तो उस समय देश में क्या, जो हमारे पे मुद्रा कोष होता है, जो हमारा पैसा होता है, हम पर कितना ओनली 12% हम पर पैसा बचा था। कितना, 12%। भाई 12% पैसा बचा था अगर हम पर ये। और मैच कितने, ओनली 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ओनली हम पर इतना पैसा बचा। 10 दिन बाद हम ना तो हम मेडिकल की कोई सुविधा अच्छी ले सकेंगे, ना हम कोई हथियार खरीद सकेंगे बाहर से, यानी हम बाहर से कोई भी सामान खरीद नहीं सकते फिर, जब हम पर अपना मुद्रा कोष खत्म हो जाएगा। यानी उस समस्या हमारे देश की बड़ी विकट आ गई। इस समस्या से निकलने के लिए हमारे देश में या वर्ल्ड बैंक जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें भी हमारी शाखाएं, उसकी एक शाखा आईएमएफ है और एक है यानी वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक क्या अच्छे कामों के लिए पैसे देती है, जैसे कि कोई अच्छा तुम्हें रोजगार खोलना है, व्यापार तुमको अच्छा चलाना है, आपको कोई अच्छे अच्छे स्कूल खोलने हैं और हॉस्पिटल खोलने हैं, या अन्य कोई बात है, यानी कोई अच्छा कार्य करने के लिए क्या देती है, वर्ल्ड बैंक पैसा देती है। और ये इतनी अच्छी होती है कि इसकी जो ब्याज होती है ना, ब्याज वो भी बहुत ही कम होती है, ना मात्र होती है। और ये भी समय देती है खूब, इसकी कोई भी वो नहीं होती शर्तें कि आप ये शर्तें लेंगे करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे, नहीं तो अनुदान नहीं देंगे, इसकी कोई पैसे वो शर्तें नहीं होती। और एक होता है आईएमएफ। आईएमएफ क्या होता है, जब हमारे देश में जब पैसा खत्म होने वाला था और बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, तो हमारे उस समय जो वित्त मंत्री थे, उनके मन में आई कि हम क्या करें, एलपीजी यूज करें। यानी एलपीजी होता क्या है, एल का मतलब होता है उदारीकरण, और पी का मतलब होता है प्राइवेट या निजीकरण, और जी का मतलब होता है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। यानी इन तीनों में अंतर क्या है, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसका हमारे देश में क्या फायदा हुआ, इससे हमें क्या नुकसान हुआ। नुकसान तो हमारे में हुआ ही नहीं, फायदा ही फायदा हुआ। ये जब वर्ल्ड बैंक के पास हम नहीं गए, हम किसके पास गए, आईएमएफ। आईएमएफ ये एक समझ लो कि एक ऐसी संस्था है कि ये एक तरह का धोखा मार देती है, यानी पैसे तो देती है मगर इसकी कुछ शर्तें होती हैं और उन शर्तों से गुजरना पड़ता है, और जब ये पैसे देती है, इसमें इसका यानी फुल फॉर्म क्या है, आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। ठीक है, यानी ये जो होती है एक संस्था है, और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका यानी चीन, बड़ी बड़ी महाशक्तियों का योगदान है, इनका पैसा लगा हुआ है इसमें। और ये जो भी नीतियां आती हैं वो इन्हीं के लिए आती हैं, ठीक, इन्हीं के लिए आती है। यानी अब जो होती है आईएमएफ ने हमारे भारत को पैसे देने के लिए राजी हो गई, और इसने शर्तें रखी। यानी इसमें शर्तें क्या रखी कि आप हमारे जो विदेशी कंपनी है, जो वैश्वीकरण, जो विदेशी क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन, ये बाहरी जो कंपनी है, उन कंपनियों को अपने देश में यानी आने देना होगा। यानी जो बाहरी कंपनी है, विदेशी कंपनी, अपने देश में तुमको यानी उनको प्रवेश देना होगा। फिर हमारे देश के जो नेता थे उस समय, वो कह रहे थे भाई हम तो अपने यहाँ प्राइवेट, यानी जो प्राइवेट आती है उनको भी नहीं देने देते, तो आप क्यों होते हो। तो इन्होंने कहा, जो आईएमएफ के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आपको ये बात हमारी माननी पड़ेगी कि
हम जो प्राइवेट भी हैं उनको भी अधिकार देना पड़ेगा अपनी कंपनी चलाने के लिए, और जो बाहरी कंपनी आएंगी उनको भी यानी उनको भी अधिकार देना पड़ेगा और वो भी अपना व्यापार चलाएंगी। आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके बीच में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। ठीक, तो भाई भारत करता ना क्या करता, बेचारा मरा हुआ था, अगर ना माने तो हम उसकी अर्थव्यवस्था वैसी ढली जा रही है, मरा जा रहा है। तो भाई जैसे तैसे होके हमारे जो मंत्री थे उन्होंने क्या बात मान ली, और क्या हुआ, आईएमएफ से लोन ले लिया। जब आईएमएफ से लोन ले लिया तो फिर क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो एलपीजी का यूज किया गया, यानी अब जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, यानी मनमोहन सिंह जो हमारे उस समय वित्त मंत्री थे, इन्होंने क्या कहा कि भाई हम एलपीजी को यूज करेंगे, क्या एलपीजी का प्रयोग करेंगे। एलपीजी का यानी हम उदारीकरण सरकार क्या होगी, उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार जो भी प्राइवेट कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उनके हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी ओनली वो क्या है, ओनली देखेगी, उन पर नजर रखेगी, मगर उनसे रोकथाम नहीं करेगी। ठीक बात। अब प्राइवेट जो कंपनी है ये क्या है कि ये अपना विस्तार करेंगी और सरकार को टैक्स देंगी। और वैश्वीकरण, ये भी क्या है, विदेशी कंपनी है, बाहर से नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगी और ये भी क्या भारत के लिए एक योगदान देंगी। और एक बात, जो विदेशी जो कंपनी आएंगी वो 49% उनका योगदान होगा उसमें, और 51% भारतीयों का योगदान होगा, जो भारतीयों की प्राइवेट कंपनी है उनका योगदान होगा। तो इसमें तो क्या भाई, भारतीय बहुत पावरफुल है। तो यानी जो कोई अगर कोई कंपनी आएगी भारत, जैसे कि कोई मान लो कि कोई समझ लो बल्ब की आई, या कोई पंखे की आई, या कोई फ्रिज की आई, या कोई मॉडर्न फोन की आई, या कोई अदर कोई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है वो आई। और कोई कंपनी जैसे कि होंडा आई, हम एक मान लेते हैं एक होंडा आई, क्या बाहर से कंपनी, और होंडा जो है कहाँ की है, विदेशी है, और ये अमेरिका की है, और यहाँ से ये कितना योगदान देगी जब यहाँ पे 49%। ठीक, 49%। और हीरो कहाँ की है, भारत, तो ये कितना योगदान होगा इसका, 51%। और इसमें दबदबा किसका रहा, हीरो का। तो ऐसे इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, हीरो होंडा बन गया। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे देश में व्यवस्थाएं बढ़ती गई, जब से ये एलपीजी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर जब से जोर दिया गया, तो देश की स्थिति क्या होती गई, बढ़ती गई। जैसे जैसे बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज। अब एक बात बताओ, जब एक हीरो कोई कंपनी आएगी, यानी मान लो तुम, यानी होंडा आई, जब होंडा आएगी तो ये क्या वहां से आएगी, तो यहाँ पर जो लोगों को क्या देगी, सबसे पहले जमीन खरीदेगी। भारत में क्या करेगी, जमीन खरीदेगी। जमीन खरीदने के बाद क्या करेगी, वहां पर मजदूर लगाएगी। मजदूर के बाद क्या करेगी, फिर वहां पर जो भी वहां पर कुशल कारीगर हैं उनको वो कार्य सिखाएगी, उनको जो कंपनी जो बनाने के पार्ट्स हैं कैसे बनाए जाएंगे, उन लोगों को, हमारे लोगों को सिखाएगी। तो क्या यहाँ पर भी वुमेन्स को क्या हुआ, हमारे आदमियों को क्या हुआ, क्या मिल रहा है, एक रोजगार मिल रहा है। उसके बाद क्या, जब ये सीख जाएंगे तो क्या अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं, खुद अपना बना सकते हैं, और उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहना सहना मिलेगा। तो जो विदेशी कंपनियां आएंगी, जमीन खरीदेंगी, जो उनको, फिर भाई ये बात, तो जमीन खरीद ली उन्होंने, मजदूर, जब बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, और वहां पे कुशल कारीगर भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। उसके बाद क्या, और हमारे देश का योगदान करेगी, टैक्स देगी, सब कुछ देगी। इसके बाद क्या होगा कि ये कुछ दिन बाद जो हमारे देश के नागरिक है वो भी समृद्ध हो जाएंगे, और ये भी आगे चलकर अपना खुद व्यापार करने लग जाएंगे। और सीखे कहां से, विदेशी कंपनी से। अब विदेशी कंपनी का मतलब क्या था, तो विदेशी कंपनी आई क्यों, क्योंकि भारत ने पहले क्या रखा था कि 49% पर पूरी जो भी विदेशी कंपनियां भारत आई और अपना व्यापार स्टार्ट करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहां 51% योगदान किसका रहेगा, भारतीयों की कंपनी का रहेगा, जो प्राइवेट कंपनी है जो भारतीयों की, उनका। जब भी क्यों आई विदेशी कंपनियां इसीलिए आई क्योंकि भारत में कोई जानता है
कि फ्रिज क्या होता है, मोटरसाइकिल क्या होती है, फोन क्या होता है। हमारे भारत में ये चीज नहीं थी, टीवी वगैरह कुछ नहीं थी। तो हमारे भारत में भाई वहां पर कुछ नहीं है। हम 49% पर भी अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं यहाँ से। और इसी चक्कर में वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए और भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ चढ़कर उन्होंने योगदान दिया। अगर ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाया जाता तो भारत की स्थिति आज नहीं होती। तो ग्लोबलाइजेशन से हमारे भारत में जो भी विदेश में टेक्नोलॉजी है, जो पहले वहां टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से भारत में आने लगी। और प्राइवेटाइजेशन जिसमें सहयोग किया गया, तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि ये इनका भी फायदा हुआ। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है ये भी उनमें योगदान देने लगी, क्योंकि 51% तो प्राइवेट कंपनी होता। ओनली ये तो क्या कर रही है, यहाँ पर क्या करने लगी, योगदान देने आई, बस ये व्यापार करने आई है, अपना लाभ कमाने आई है। इसका कोई मतलब नहीं है विस्तार करने, ओनली इसको तो लाभ कमाना है। इसको क्या है, इनको सीखना भी है। जैसे जैसे कोई अगर मान लो कि यहाँ पर कोई कंपनी आई, जैसे एप्पल का फोन है, एप्पल कंपनी है, यहाँ पर एप्पल बेचना है उसको। तो अगर बाहर से आएगी, अगर यहाँ पर कारखाना खोलेगी, तो 49% अमेरिका का शेयर होगा और 51% किसका होगा, भारतीयों की कंपनी का। तो भाई सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है, भारतीयों। तो मुनाफा किसको ज्यादा होगा, तो इनको ही ज्यादा होगा, ठीक, तो भारतीयों को ज्यादा होगा। जैसे ऐसे करके भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने लग गई बाहरी कंपनियां, यानी विदेशी कंपनियों का योगदान बहुत बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे ऐसी कगार आ गई कि हमारे जो देश में ने जो IMF का क्या लोन लिया था, जो कर्ज लिया था, इसका ये भी धीरे धीरे चुका दिया। और ऐसे ऐसे जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, ये हमारे देश के लिए बहुत उत्तरदायी हो गया। यानी एक तरीका का रामबाण की तरह ये प्रयोग में आया गया और इसके जरिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होने लग गई। फिर क्या हुआ, अब भाई अब इस समय प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट जो होते हैं, ये इस टाइम बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है इनका। क्यों हो रहा है, क्योंकि सरकार पर जो कार्य कर रही नहीं उस सबलता। यानी एक तरीका से समझ लो, शिक्षा विभाग अगर सरकार पर अच्छा नहीं समझ रहा, तो क्या है, आज के समय में हम आपको क्या प्राइवेट तरीका से पढ़ा रहे हैं, तो सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन हर ज्यादा करने लग रही है और ग्लोबलाइजेशन पर ज्यादा जोर दे रही है। अगर इस पर कोई संस्था नहीं चल रही भारत सरकार पर, तो वो क्या कर देती है, हर चीज को प्राइवेट कर देती है और क्या कर देती है, विदेशी कंपनियों के हाथों में दे देती है और उनसे ही अपना जो भी अर्थव्यवस्था ऊपर लानी है या और कुछ विकास करना है, तो वो क्या करती है, इन दोनों के माध्यम से ही करती है और अपना ज्यादा कुछ नहीं करती। इससे फायदा भी है, क्योंकि देखो इसका पैसा, जब भारत की कंपनी, भारत सरकार को कोई पैसा नहीं लग रहा, उसको तो उल्टा क्या टैक्स मिल रहा है, तो उसको फायदा है ना। तो उसको तो अच्छा है कि भाई जो विदेशी कंपनियां आएंगी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, वो भारत में आएंगी और उसके माध्यम से भारतीयों के लोगों को मिलेगा। अब एक बात बताओ, जैसे कि एक टेस्ला एक कार बनी, टेस्ला वहां से आई, यानी टेस्ला खोली, यानी एक टेस्ला की कार है, ठीक है, टेस्ला की कार है। तो टेस्ला की कार अगर मान लो चाइना में उसने अपना कारखाना खोल दिया, टेस्ला वाले ने क्या खोल दिया, यानी चाइना में क्या खोल दिया, कारखाना खोल दिया, और उसकी कार की कीमत कितनी है, 35 लाख, ठीक, 35 लाख, और उसकी 35 लाख है और उसका कारखाना कहां पर है, चीन में। तो हमारे भारतीय इस पर क्या कहेंगे, 100% टैक्स। 100% टैक्स माने यानी 35 लाख और कितना हो गया, 100, यानी 70, सॉरी क्या हो गया, 70 लाख। अब ये 70 लाख की क्या हो गई, कार हो गई। और इतनी ही होंडा दे रही है 25 लाख में। अब भाई ये बताओ, 70 लाख वाली आदमी खरीदेगा, 25 लाख वाली खरीदेगा, 25 लाख वाली खरीदेगा, 70 लाख वाली ज्यादा ही अच्छी नहीं है, क्योंकि वो महंगी भी है और उसका दोना पैसा क्यों 100% इस पर टैक्स तो क्या भारत ही लगा रहा है। तो इसीलिए फिर इसने नितिन गडकरी पर फोन लगाया कि भाई हमारी कार ऐसे इतनी महंगी क्यों कर दी है। तो फिर कहा भाई आप क्या अपना कारखाना भारत में खोलो, हम आपको बिल्कुल टैक्स नहीं लेंगे, जो 35% जो हमने 100% जो टैक्स लगाया हम काट देंगे, इसको हटा देंगे और आप 35 लाख में अपनी कार बेचिए, हमें क्या टेंशन। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे यहाँ कारखाना ऐसे ऐसे क्या हमारे भारत की अर्थव्यवस्था और ऊपर उठती गई और आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही विकासशील देशों में बहुत आगे है। और एक बात,
यानी अगर जो जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो अगर भारत जब आजाद हुआ, जब भारत ने एलपीजी को यूज क्यों नहीं किया, जब एलपीजी का यूज क्यों नहीं किया, जब भाई जब भी तो कर सकता था भारत, मगर जब करता तो क्या होता, एक बात बताओ तुम्हें, जब करता तो भारत की और ज्यादा स्थिति खराब हो जाती। क्यों? क्योंकि उस समय प्राइवेट जो कंपनी थी उन पर पैसा था ही नहीं, और भाई जो बाहरी कंपनी आएंगी वो जैसी कोई चीज ला रही है, यानी मान लो कोई चीज 5 रुपए की आ रही है, यानी यहाँ से 5 रुपए की कोई चीज बन के आ रही है, मान लो एक फ्रीज आ रहा है, यानी एलपीजी का एक फ्रीज आ रहा है, तो वो मान लो 10,000 रुपए का बन के आ रहा है, ठीक। और हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उस समय पैसा तो कुछ है ही नहीं था, तो 51% क्या योगदान करेंगी, ठीक है। तो उस समय अगर ये 8,000 में भी अगर इस फ्रीज को बेचती तो ये भारतीय खूब तरीका से लेते, और प्राइवेट कंपनियां देखती रह जाती, क्योंकि उन पर कोई योगदान नहीं था पैसे का देने का, क्या योगदान देते। इसीलिए उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया कि इस एलपीजी का प्रयोग ना किया, और कहा कि हम आने वाले समय में एलपीजी का प्रयोग करेंगे, और ऐसे ऐसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हमारे देश में क्या हुआ, फायदा हुआ। और वैश्वीकरण के लिए क्या शर्तें रखी, जो बाहरी कंपनी आएंगी उनके लिए शर्तें क्या रखी, अब देखिए शर्तें क्या रखी वैश्वीकरण के लिए। यानी सबसे पहली बात, सेना का कोई सामान नहीं बनाएगी, जो भी विदेशी कंपनी आएंगी भारत में कोई सेना या सेना का कोई यानी कार्य नहीं करेंगी, कोई कोई तोफ नहीं बनाएंगी, कोई बम नहीं बनाएंगी, कोई कुछ नहीं करेंगी, यानी सेना का जो भी उनका कार्य होता है या कोई सामान होता है वो नहीं बनाएंगी। और रेल अपनी जो रेल है वो नहीं बना सकती, जैसे आई प्राइवेट कंपनी आई भाई और अपनी रेल खोल दी और कहे कि हमारी रेल चलेगी यहाँ, भाई कैसे चलेगी, हमारी भारतीयों की रेल है वहां वो चलेगी, क्योंकि इसीलिए पहली शर्तें रख दी गई थी कि रेल को अपनी जो रेल प्राइवेट बनाकर वो नहीं चल सकती, ओनली भारतीयों की रेल ही चलेगी, भारत सरकार की रेल चलेगी। फिर क्या, अंतरिक्ष के कार्यक्रम नहीं खोले जाएंगे, क्या वैश्वीकरण जो बाहरी कंपनियां विदेशी कंपनियों की ओर कहा गया कि अंतरिक्ष का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर नहीं किया जाएगा भारत में, और ऐसी कोई स्थिति ना आए कि उसको हमें बंद करना पड़े। और क्या हुआ, पेट्रोलियम नहीं खोले जाएंगे, जो विदेशी कंपनियां हैं अपना पेट्रोल नहीं बेच सकती, अपनी पेट्रोल पंप नहीं। आज तुमने कोई देखी है कि विदेशी कंपनी की कोई पेट्रोल पंप नहीं देखी, सब भारतीयों के नाम पर ही है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सब भारत के नाम पर ही है। तो इसलिए पहले ही क्या शर्तें रख दी गई थी, और इसके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन का यूज किया गया था भारत में। और प्राइवेट, अब देखो प्राइवेट क्या होता है, निजी हाथों में, यानी देश की जनता चलाएगी और मगर टैक्स देगी भारत को, इससे फायदा है, ठीक। जैसे जो बैंक होती है, प्राइवेट बैंक भी होती है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय की है, और उसी के बगल में एक HDFC बैंक हो, तो HDFC ये क्या है, प्राइवेट कंपनी, जैसे प्राइवेट बैंक हो गई। यानी सहयोग कौन दे रही है, ये भी कर रही है और ये भी कर रही है, भारतीय रिजर्व बैंक तो है ही है, और HDFC प्राइवेट बैंक है, ये भी कर रही है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल भी होती है, प्राइवेट स्कूल भी होती है। मगर उदारीकरण और एलपीजी से पहले कोई अपना बैंक नहीं खोल सकता था, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, निजी कोई कार्य नहीं कर सकता था। जब से एलपीजी का प्रयोग हुआ 1991 के बाद, जब से हमारे भारत में प्राइवेट बैंक, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट सब कुछ होता चला गया, और आज हमारे देश में बहुत चीजें प्राइवेट हो चुकी हैं, और जो कि कहीं तक विकास के दायरे को देखते हुए सही भी हैं और कुछ गलतें भी हैं, ठीक। और ऐसे ऐसे मैंने तुम्हें आपको बताया कि, और एक बार मैं आपको जो भी बाहर की जो कंपनी आती है ना, जो वैश्वीकरण की होती है, हमें मल्टीनेशनल कंपनी भी इनको बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं जो बाहर की कंपनियां जो आती हैं, ठीक। जो उदारीकरण मैंने आपको बताई दिया कि सरकार जो भी बाहर की जो कंपनी आएंगी, जो निजी कंपनी है, उन पर क्या हस्तक्षेप नहीं करेगी और रोकथाम नहीं करेगी, उन पर ओनली उन पर अपनी निगाह रख सकती है। निजीकरण, ये अपना निजीकरण यानी अपना खुद का व्यापार खोल सकती है, मगर ये देश की आंतरिक सीमा और आंतरिक लोगों को कोई खतरा ना पहुंचाए, अपना व्यापार स्वेच्छा से कर सकती
है, यानी किसी को नुकसान ना हो, यानी अपने भले के चक्कर में दूसरे का नुकसान ना हो। और ये देश के लिए क्या टैक्स भी देगी, इसीलिए ये निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, ये वैश्वीकरण, ये बाहरी कंपनियां हैं, ये देश में आएंगी, ये सेना का कोई सामान नहीं बनाएंगी, अपनी रेल नहीं चला सकती, अंतरिक्ष का कोई सामान नहीं, यानी अंतरिक्ष का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकती, अपना पेट्रोलियम या कोई बड़े जो भी जो देश के संचार वगैरह जो प्रणाली है वो अपना नहीं खोल सकती। ठीक, ऐसे ऐसे मैंने आपको एलपीजी समझाया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको आपको बताऊंगा। और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।